कहते हैं इतिहास तलवारों से लिखी जाती है, इतिहास तलवारों के साए में लिखी जाती है, इतिहास रक्त से लिखा जाता है। किंतु एक ऐसा बालक जो न तलवार से खेलता है, न तलवार के साए में रहता है, किंतु इतिहास बड़ी बेसब्री से उस बालक का, उस दिव्य बालक का इंतजार कर रहा है कि कब इतिहास में इसका नाम लिखा जाएगा। मगध के गलियों से निकलना चाहता हूं मैं, दिल्ली जाना चाहता हूं, किंतु इस समय, इस कालखंड में जिस समय पुष्यमित्र शुंग मगध के सिंहासन पर बैठा था, उस कालखंड में दिल्ली का कोई नाम निशान नहीं मिलता है। दिल्ली है ही नहीं, फिर मैं दिल्ली जाऊं कैसे? अगर दिल्ली नहीं जा पाता हूं तो कहां जाऊं? क्या भारत माँ की आंचल में कोई महान सपूत इस समय दिखाई नहीं पड़ता जहां मैं जाऊं और उनकी चर्चा करूं? ऐसा नहीं है। भारत माँ की आंचल हमेशा ही महान सपूतों से भरी रहती है। तो चलिए मैं आपको उज्जैनी लेकर चलता हूं। उज्जैनी के सड़कों पर दो ऐसे दिव्य बालक खेल रहे हैं जिसे देखकर इतिहास भी इठलाता है। 185 ईसा पूर्व जब मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ मगध के सिंहासन पर बैठे थे, तो उनका अपना ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग उनकी हत्या कर दी और मगध के सिंहासन पर बैठ गया। उस समय भारत के अलग अलग भूखंडों पर कई राजा स्वतंत्र रूप से राज कर रहे थे। मैं अब तक जितने भी एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत किया हूं, चाहे वह आचार्य चाणक्य की हो, चंद्रगुप्त मौर्य की हो, सम्राट बिंदुसार की हो, या चक्रवर्ती सम्राट अशोक की हो, नंदवंश का अंत, मौर्य वंश का उत्थान, मौर्य वंश का स्थापना, यह सब मगध के आसपास ही दिखाई पड़ता है। महात्मा बुद्ध भी मगध के आसपास ही दिखाई पड़ते हैं। बौद्ध गया उस समय मगध के क्षेत्र में ही आता था। अब मैं उब चुका हूं मगध के गलियों से। पुष्यमित्र शुंग के विषय में बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि पुष्यमित्र शुंग जब मगध के सिंहासन पर बैठा तो वह एक देशद्रोही था, क्योंकि उसने अपने ही राजा की हत्या की थी। आगे इतिहासकार यह भी लिखते हैं कि पुष्यमित्र शुंग बौद्ध विहारों का, बौद्ध मठों का बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में तोड़ दिया और वहां पर हिंदू मठ, हिंदू मंदिर बनाया। मेरे श्रृंखला का नाम ही है भारत के महान सपूत। इसलिए मैं पुष्यमित्र शुंग या शुंग वंश के किसी भी राजा का बात नहीं करूंगा। मगध के गलियों से निकलना चाहता हूं मैं, दिल्ली जाना चाहता हूं, किंतु इस समय, इस कालखंड में जिस समय पुष्यमित्र शुंग मगध के सिंहासन पर बैठा था, उस कालखंड में दिल्ली का कोई नाम निशान नहीं मिलता है। दिल्ली है ही नहीं, फिर मैं दिल्ली जाऊं कैसे? अगर दिल्ली नहीं जा पाता हूं तो कहां जाऊं? क्या भारत माँ की आंचल में कोई महान सपूत इस समय दिखाई नहीं पड़ता जहां मैं जाऊं और उनकी चर्चा करूं? ऐसा नहीं है। भारत माँ की आंचल हमेशा ही महान सपूतों से भरी रहती है। तो चलिए मैं आपको उज्जैनी लेकर चलता हूं। उज्जैनी के सड़कों पर दो ऐसे दिव्य बालक खेल रहे हैं जिसे देखकर इतिहास भी इठलाता है। तो चलिए उज्जैनी चलते हैं, जहां दो ऐसे दिव्य बालक, जहां दो ऐसे महान बालक इंतजार कर रहे हैं कि इतिहास कब उनके विषय में लिखेगा। इतिहास भी उन दिव्य बालकों का इंतजार कर रहा है कि कब यह बड़े होंगे और कब इतिहास इनको सुनहरे अक्षरों में लिखेगा। कहते हैं इतिहास तलवारों से लिखी जाती है, इतिहास तलवारों के साए में लिखी जाती है, इतिहास रक्त से लिखा जाता है। किंतु एक ऐसा बालक जो न तलवार से खेलता है, न तलवार के साए में रहता है, किंतु इतिहास बड़ी बेसब्री से उस बालक का, उस दिव्य बालक का इंतजार कर रहा है कि कब इतिहास में इसका नाम लिखा जाएगा। मैं बात कर रहा हूं भारत के महान सपूत विक्रमादित्य की। विक्रमादित्य
जिसने कालखंड की गणना पृथ्वी पर सबसे पहले शुरू की। कहते हैं सन ईस्वी से पहले भी विक्रम संवत भारत में लिखा जा चुका था, अर्थात कालखंड की गणना शुरू हो चुकी थी। किंतु विक्रमादित्य के बड़े भाई, जो योगी के रूप में पहचाने जाते हैं, भर्तृहरि, इतिहास भर्तृहरि को योगी के रूप में लिखता है, योगी के रूप में जानता है, और भारत का बच्चा बच्चा भर्तृहरि को जानते हैं। किंतु भर्तृहरि राजा भी थे और योगी भी थे। विक्रमादित्य के बड़े भाई होने के नाते भर्तृहरि एक महान और दिव्य पुरुष थे। भारत माँ के महान सपूत में मैं भर्तृहरि और विक्रमादित्य दोनों की बात करूंगा, लेकिन इस एपिसोड में मैं पूरी तरह से नहीं बात कर पाऊंगा। मैं छोटे छोटे एपिसोड बनाता हूं। आपके सामने अगला एपिसोड मैं प्रस्तुत करूंगा भारत के महान योगी भर्तृहरि का, और उसके बाद भारत के महान प्रतापी राजा विक्रमादित्य का। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।